गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, यहाँ के कुल सचिव प्रोफेसर एच.बी. पटेल साहब, मंच पर विराजमान प्रोफेसर राकेश राय जी, प्रोफेसर पल्लवी शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी डीन ऑफ स्कूल्स, सभी प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, नौजवान विद्यार्थी, देवियों, सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, मैं आभारी हूँ माननीय कुलपति जी का, विश्वविद्यालय परिवार का, जिन्होंने आज आपके बीच उपस्थित होने का मुझे अवसर दिया है। वैसे तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्मतिथि या जन्मदिवस 25 दिसंबर को हम सब मनाते हैं, लेकिन हिंदी तिथि के अनुसार आज ही उनकी जन्म जयंती है। तो ऐसे महान राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, भारतीय संस्कृति के पुरोधा, अत्यंत ही मेधावी अधिवक्ता पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्य स्मृति को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं इस आयोजन के लिए। एक कारण तो ये है कि मैं यहाँ उपस्थित इसलिए हूँ कि हम और प्रोफेसर दुबे, ये दोनों हम लोग मालवीय जी के मानस पुत्र हैं। दोनों लोगों ने हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। लेकिन एक दूसरा कारण भी है, यहाँ के विद्यार्थियों ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया एक दिन कि यहाँ जरूर आना चाहिए। जिस दिन G20 की प्रेसिडेंसी आधिकारिक रूप से उसका सेलिब्रेशन हो रहा था देश में, उस दिन मैंने देखा कि प्रोफेसर दुबे यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के साथ यहाँ के स्टूडेंट्स भी वर्चुअली जुड़े हुए थे और उनके अंदर बेहतर पॉलिसी निर्माण की जो क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी, उसको देख करके मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। मुझे स्मरण है, पूज्य महामना कहा करते थे कि मनुष्य की तब तक उन्नति नहीं हो सकती जब तक वह अपनी वर्तमान दशा से असंतुष्ट होकर उसे सुधारने का यत्न न करे। इसलिए असंतोष और उन्नति की इच्छा, यह उन्नति के दो मूल मंत्र हैं। उस दिन मुझे उन्नति की वो इच्छा दिखी यहाँ के विद्यार्थियों में। हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से इस आयोजन में हम ये अपना योगदान दे सकते हैं, यह भाव जैसे ही एक विद्यार्थी के मन में जागृत होता है, मुझे लगता है उसी वक्त वर्तमान की दशा में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। देश हित के लिए इच्छा और उत्साह का सबसे पहला बीजारोपण शिक्षा के मंदिरों में ही होता है और इसलिए मैं विश्वविद्यालय को मात्र कैंपस न समझकर आइडियाज़ और आकांक्षाओं का एक बड़ा नेटवर्क मानता हूँ। सामान्य तौर पर यहाँ अनेक विज्ञान के भी विद्यार्थी होंगे। हमारे दिमाग में, ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और एक न्यूरॉन लगभग 1000 न्यूरॉन से जुड़ा होता है। यानी कुल मिलाकर हमारे ब्रेन में 100 ट्रिलियन न्यूरॉन, 100 ट्रिलियन न्यूरॉन का कनेक्शन होता है। ये एक समय में बन रहे होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि एक ब्रेन में आप इतना विस्तृत और हाई डेंसिटी नेटवर्क लेकर चल रहे हैं जो पूरी दुनिया के वर्ल्ड वाइड वेब के प्लेटफॉर्म से भी बड़ा है। ये बात एक मनुष्य को, एक विद्यार्थी को सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। और ब्रेन का यह जो नेटवर्क है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ज़रूरत के मुताबिक
अपने आप को रिकॉन्फ़िगर कर लेता है। और इसीलिए यूनिवर्सिटी भी इसी प्रकार की आइडियाज़ के हाई डेंसिटी नेटवर्क हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए ह्यूमन कैपिटल तैयार कर रहे हैं, और उनका पोटेंशियल ये बहुत ही असीम है, इसका व्याप बहुत बड़ा है। आइडियाज़ और आकांक्षाओं के इस नेटवर्क यूनिवर्सिटी के कैंपस द्वारा देश की दशा में उचित परिवर्तन की प्रबल इच्छा और उसके लिए आवश्यक संसाधनों का निर्माण आज देश में तेज गति से हो रहा है। और मैं इस अभियान में गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स एवं स्टूडेंट्स के प्रयासों का और दुबे जी के नेतृत्व का बहुत ही प्रशंसक हूं और इसकी भूरी भूरी सराहना करता हूं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कहा करते थे कि स्वदेश के वैभव में वृद्धि करना ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। उनके जैसा क्रांतिकारी विचारक शिक्षा तथा धर्म के जगत में दूसरा कोई व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ। भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रवादी विचारधारा, जन जागृति, जन कल्याण, न्याय और स्वतंत्रता में महामना ने जितना अमूल्य योगदान दिया शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया होगा। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी या साम्यवादी उन्हें अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने ढंग से अपना मानते थे। संत कबीर की स्थिति होने के बावजूद उनका एक मत था, उनका अपना एक वाद था जो स्पष्ट रूप से मानव व्यक्तित्व के विकास और आर्थिक दशा के सुधार पर जोर देता था। उनका एक वाक्य मैं उद्धृत करना चाहूँगा। हम लोग अंधविश्वासी की भांति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करते चले जा रहे हैं जिसका निर्माण अन्य समूहों के लिए हुआ था और जिसका उन्हीं लोगों ने बहुत दिन पहले परित्याग कर दिया है, किंतु हम उसकी अर्थी लिए हुए आज भी उसमें जीवित होने की आकांक्षा खोज रहे हैं। ये बात महामना ने बिना घुमाए बिना लाग लपेट के हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बड़ी स्पष्ट और सटीक टिप्पणी उस समय की थी, लेकिन देश को एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा इस व्यवस्था को बदलने के लिए। आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से विश्व बदल रहा है, जो शिक्षा प्रणाली हमारी थी उसका सीधा कोई तारतम्य, कोई संपर्क नहीं था। अंगार कब का राख बन चुका था, लेकिन हम राख को अंगार समझकर वर्षों से ढो रहे थे। लेकिन वक्त आया, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में विश्वविद्यालयों को और मैं कहूँ कि पूरे शिक्षा जगत को, खास तौर से हमारे युवा पीढ़ी को एक अनुपम भेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में दी है, जिसके कारण क्रिएटिविटी का नेटवर्क और उसकी ज़मीन तैयार करने में स्वयं आगे बढ़कर सभी संसाधनों से संवाद करते हुए विद्यार्थी इंगेजमेंट, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, क्यूरियोसिटी को प्रमोट कर सकेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कोर मिशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, तेजी से बदल रही व्यवस्था के अनुरूप देश के युवाओं को तैयार करना है। और इसलिए अक्सर मैं एक बात कहता हूं विद्यार्थी बहनों भाइयों से कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे समय में विद्यार्थी हैं जब एजुकेशन में नई नीतियों की वजह से क्लासरूम और कैंपस दोनों में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। और आपके इंडिविजुअलिटी के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए नए एजुकेशन इकोसिस्टम को निर्मित किया जा रहा है। आज इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक, टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में जो बदलाव तेजी से हो रहा है,
इन परिवर्तनों में संतुलन बनाकर विद्यार्थी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो, दोनों का ज्ञान, भविष्य को नया स्वरूप देने के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव पॉलिसी रिस्पांस पर काम कर रहा है, ताकि नॉलेज सोसाइटी और इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे के पूरक बन सकें। मित्रों, आप में से अनेक लोग महामना को पढ़े होंगे। एक दो घटनाओं का मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष होने का गौरव इस देश में केवल पंडित मदन मोहन मालवीय को मिला। 24 साल की आयु थी जब कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गए थे। कद भी छोटा था, और जब पहली बार उनका वहाँ भाषण हुआ, जितनी आधिकारिक रूप से वो हिंदी बोलते थे, उतने ही आधिकारिक रूप से संस्कृत और अंग्रेजी भी बोलते थे। उसी से प्रभावित होकर के उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने, देश के उस समय के नेताओं ने मालवीय जी को कांग्रेस कार्य समिति का दायित्व दिया। और एक दूसरा तथ्य कि जब तक मालवीय जी जिंदा रहे, जितने भी अंग्रेजी में ड्राफ्ट लिखे गए हैं आईसीसी के, सब मालवीय जी ने ही लिखा है। मैं समझता हूं कि सूरज को दीपक कैसे दिखाया जा सकता है, मालवीय जी का वर्णन करना हमारे या मैं समझता हूं किसी के बस का नहीं है। एक दूसरी घटना मुझे स्मरण है। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर के पास, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजी हुकूमत थी, पुलिस थाना जला दिया गया था, लोगों को सजा हो गई। बड़े बड़े बैरिस्टर थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सबने मना कर दिया उन क्रांतिकारियों का मुकदमा लड़ने से। मालवीय जी वकालत बंद करके हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में लग गए थे, हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित करने का काम कर रहे थे। उनके परिजन आए, मालवीय जी महाराज से मिले और कहा कि साहब, बड़ी संख्या में लोगों को सजा हुई है। उस दिन मालवीय जी ने कहा कि नहीं, चिंता मत करिए, मैं फिर से काली कोट पहनूंगा और आपकी वकालत करूंगा। किया भी उन्होंने, और उसके कारण 67 से ज़्यादा लोगों को जीवन दान मिला। अद्भुत व्यक्तित्व था पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। साथियों, शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन आज हो रहा है, मालवीय जी ने उसकी कल्पना 1916 के पहले 16 में तो विश्वविद्यालय स्थापित हो गया था, उसके पहले उन्होंने की थी। आज जो बातें हमारी नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है, उस समय मालवीय जी ने सब सोचा था। और जिन लोगों को अवसर मिला होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर देखने के लिए, कितनी दूरदृष्टि रही होगी। ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी, प्राच्य विद्या और धर्म विज्ञान संकाय के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। और आप में से, आप गुजरात के अधिकांश लोग इसमें हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद बापू पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वहीं गए थे। बसंत पंचमी के दिन ही चाहते थे मालवीय जी विश्वविद्यालय की स्थापना हो। वाइसराय ने जो समय दिया था, वो बसंत पंचमी से 4 दिन पहले का समय दे दिया। 4 दिन तक देश के मूर्धन्य संस्कृत विद्वान वहाँ मंत्रोच्चार कर रहे थे। और बापू मुगल सराय रेलवे स्टेशन से जब स्थापना स्थल पर पहुँचे, तो उस समय के लोग कहते थे कि वैसा जनसमूह काशी ने या उस इलाके ने कभी नहीं देखा। और बापू ने जो कहा, देश के तमाम राजा महाराजा सभा स्थल पर उपस्थित थे, वाइसराय कड़ी सुरक्षा में थे। बापू ने कहा कि ऐसी सुरक्षा से बेहतर है मर जाना। और जो मालवीय जी को बड़े भाई का दर्जा देते थे बापू हर समय। और इसलिए मैं, ये गौरव की बात है कि ऐसे महापुरुषों ने इस देश को आगे बढ़ाया। और मुझसे अगर कोई एक सवाल एक लाइन में पूछे कि मालवीय जी का सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो मैं मानता हूं कि इस देश में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ,
उसका सबसे ज़्यादा श्रेय अगर इस देश में किसी को दिया जा सकता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है पिछले 1 वर्ष में, देश में बड़ा परिवर्तन हुआ है। अनेक स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न का जन्म हो रहा है शिक्षण संस्थाओं में। 12 यूनिकॉर्न का जन्म IITs में हो गया और उसमें से सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं, बल्कि अलग अलग विषयों से जुड़े लोग शामिल हैं। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नए भारत की कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है। जब देश आज़ादी का अब ये अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 100 वर्ष बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ये सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, और मैं समझता हूं देश की सोच है। एक बात हमें समझनी होगी, बहुत आजकल बात हो रही है नॉलेज इकॉनमी की। मित्रों, जब भारत सोने की चिड़िया था तो उसके पीछे के कारण को समझिए क्यों थे हम। उस समय भी हम नॉलेज सुपर पावर थे, इसलिए सोने की चिड़िया थी, इसलिए दुनिया के बाकी देशों से हम संपन्न थे। और जब दुनिया को नेविगेशन सिस्टम नहीं पता था, तब रामानुजम जैसे गणितज्ञ के कारण भारत के पानी के जहाज सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे जाते थे। जिस समय दुनिया एलॉय नहीं जानती थी, उस समय दुनिया का सबसे बेहतर स्टील भारत बनाता था, और स्टील पानी के जहाज से जाते थे और सोना आता था, इसलिए हम समृद्ध हुए थे। गुलामी के कारण, आक्रांताओं के कारण, और सबसे खराब स्थिति हुई जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुए। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया। अर्थशास्त्री आजकल कह रहे हैं इसे स्पिल ओवर कहते हैं, और आइडियाज़ का स्पिल ओवर, ये जितना विश्वविद्यालयों में होगा, मुझे लगता है उतनी ही शिक्षा अच्छी होगी, राष्ट्र का निर्माण होगा, और जो संकल्प है देश का वो भी समृद्ध होगा। अब जबकि हमारा देश तीसरी बड़ी और अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखता है, ऐसे समय में आपके लिए जानना जरूरी है कि देश की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने का श्रेय भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ही है। और मैं समझता हूं कि सभी विद्यार्थियों को इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन की रिपोर्ट में महामना के लिखे 50 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो अवश्य रूप से पढ़नी चाहिए, जिसने उस समय ने भारत में टेक्निकल एजुकेशन की आधारशिला रखी थी। उस दौर में जापान के इंडस्ट्री का जिक्र करते हुए महामना ने कहा था कि वहाँ के उद्योगों के विकास का मूल आधार टेक्निकल एजुकेशन में उनका विकास है, और अगर हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज को विकसित करना है तो सबसे पहले हमें टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना होगा। और इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हुए इंडस्ट्रियल कमीशन की रिपोर्ट के पेज नंबर 276 पर महामना ने लिखा कि अगर टेक्निकल संस्थानों को सही तरीके से विकसित नहीं किया गया, उन्हें वर्कशॉप तथा यूनिवर्सिटी से नहीं जोड़ा गया, तब उसका सीधा असर देश की इंडस्ट्री के विकास पर पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में सीमित संख्या में ही हिंदुस्तानी युवा बच्चे बच्चियां पढ़ाई के लिए विदेश जा पाएंगे। और मैं उनका स्टेटमेंट कोट करना चाहूँगा, एज आवर मैकेनिकल इंजीनियर्स आर टू प्ले अ ग्रेट पार्ट इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट सीम्स टू मी highly desirable that they should combine culture and character with expert knowledge and technical skill. And nothing is better calculated to ensure this, that they should be brought up under the elevating influences of a university and should bear its hallmark. आज दुनिया की सबसे बड़ी सिलिकॉन वैली की कंपनियां इनके टॉप पोजीशन पर
भारतीयों का दबदबा कायम है। हम लोग आए दिन अखबारों में लंबी चौड़ी फहरिस्त पढ़ते हैं। जरा सोचिए, अगर उस वक्त महामना जैसे दूरदर्शियों ने तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन पर ध्यान न दिया होता तो क्या आज हम इतने इंजीनियर और साइंटिस्ट बना पाते जो केवल देश में नहीं दुनिया में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आप में से अनेक लोगों को मालूम है, अमेरिका में आज 10 लाख से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे देश से। अमेरिका के कुल साइंटिस्ट में 12% लोग हिंदुस्तान से हैं। नासा में काम कर रहे 36% वैज्ञानिक वो हिंदुस्तानी हैं। आज अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स में री इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है तो मेरे जैसा आदमी यही कहेगा इसका श्रेय भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। प्रोफेसर दुबे और फैकल्टी मेंबर्स ये अवश्य जानते होंगे कि इंडस्ट्रियल कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात 19 जनवरी 1919 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग और वर्कशॉप की शुरुआत हुई। इतिहास में इसे महामना की दूरदर्शिता का परिणाम समझा गया, जो देश की भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने का सबसे मजबूत और सशक्त माध्यम बना आगे चल करके। चाहे एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की बात हो, एग्रीकल्चर से टैक्स खत्म करने की वकालत हो, रेलवे और कॉमर्स के प्रमोशन का जिक्र हो, शिप बिल्डिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की बात हो, या फिर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रांतों में कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट खोलने की बात हो, आधुनिक भारत के सभी संसाधनों को जुटाने के प्रयासों पर आज के पॉलिसी मेकर्स को भी हर जगह महामना के हस्ताक्षर मिलते हैं। बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है कि रेलवे ब्रिटिश साम्राज्य की देन है और यह एक तरह से अंग्रेजों का तोहफा था इस देश के लिए। बचपन में मैंने भी यही पढ़ा था, मैं भी यही जानता था। संयोग से रेलवे में मुझे काम करने का अवसर मिला और उस समय जब मैंने विश्लेषण किया तो मुझे लगा कि महामना ने जो बात बहुत पहले कही थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ब्रिटिश रेलवे लेकर के आए, ये फैक्ट है, लेकिन यह ब्रिटिश ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए था, न कि भारतीय इंडस्ट्री और उसके सामान्य जनों के हितों के लिए था। ब्रिटिश शासन ने रेलवे का विस्तार सिर्फ उन जगहों पर किया जहां व्यापार से उन्हें प्रॉफिट हो सकता था और इसलिए हिंदुस्तान में उन दिनों आयरन और स्टील इंडस्ट्री का विकास जो हो रहा था वो रुक गया। इसी प्रकार शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में महामना ने लिखा है कि हिंदुस्तान में बने हुए 10,000 जहाज कलकत्ता पोर्ट पर एक साथ रहते थे उस जमाने में और वह सब प्रकार से ब्रिटिश शिप से बेहतर थे, लेकिन जब ट्रेड के लिए पहली बार उनका प्रयोग हुआ तो लंदन पोर्ट पर मौजूद ब्रिटिश शिप मेकर्स ने हड़ताल कर दिया, आंदोलन कर दिया कि भारतीय शिप ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, नहीं तो ब्रिटिश परिवारों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमारी क्वालिटी उस समय सुपर क्वालिटी थी। महामना ने शब्दों को बिना तोड़े मरोड़े साफ साफ लिखा कि ब्रिटिश इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंडियन इंडस्ट्री की बलि चढ़ा दी गई। इसी तरह 1850 के आसपास जापान एग्रीकल्चर तथा इंडस्ट्री दोनों में हिंदुस्तान से पीछे था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की पॉलिसी की वजह से इंडिया महज रॉ मटेरियल के हम सप्लायर बन गए, जिसने यहाँ की अर्थव्यवस्था को ही खोखला कर दिया। और उस समय का महामना का बयान मैं जरूर उद्धृत करना चाहूँगा। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, द growing imports of British manufacturers and the export of raw produce from India led inevitably to the impoverishment
of the manufacturing classes in all parts of the country and drove a growing proportion of population to depend more and more upon the land. हम सबको ये बात सदैव याद रखनी चाहिए कि महामना ब्रिटिश हुकूमत की विध्वंसकारी नीतियों से लड़े ही नहीं, बल्कि न कभी निराश हुए और न कभी हिम्मत हारी। और उनके अथक प्रयासों का नतीजा था कि 1919 से भारतवर्ष की इंडस्ट्रीज में ढेर सारे परिवर्तन शुरू हुए। गोलमेज सम्मेलन में भी जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, किसी के पास उसका जवाब नहीं था। वर्तमान पीढ़ी को, खास तौर से नौजवानों को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडस्ट्री के लिए तथा एजुकेशन के लिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किए गए प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हम दुनिया में एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हैं। आज जब हम खबर पढ़ते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से खुशी मिलती है, क्योंकि ये हमारी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। जिस आइडियाज़ के नेटवर्क का सफ़र महामना ने 100 साल पहले शुरू किया था, आज उसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। आज इस सभागार में मौजूद सभी फैकल्टी मेंबर्स तथा स्टूडेंट्स को मैं महामना की इस गौरवशाली परंपरा का उत्तराधिकारी मानता हूँ। और महामना का उत्तराधिकारी होने का सीधा मतलब ये है कि हमारी जिम्मेदारी समाज के लिए भी है, देश के लिए भी। और उस जिम्मेदारी है नहीं, बल्कि जब हम महामना के उत्तराधिकारी हैं तो स्वाभाविक रूप से वो बढ़ जाती है। महामना के पूरे जीवन को देखकर एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि वह सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए भी सदैव प्रयत्नशील रहे। जब शिक्षा अतीत की तरफ उन्मुख थी, उस दौर में महामना नए खोज के लिए आतुर थे, और उसी का परिणाम है कि उस दौर में भी नए आइडियाज़ के निर्माण में ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी। उसी प्रकार हमें भविष्य के मोटिवेशन के लिए भी आतुर होना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले तक हम लोग अक्सर डिजिटल डिवाइड की चर्चा करते थे। धीरे धीरे वो गैप कम नहीं, ख़त्म होने लगा है, और आने वाले वक्त में हमारे समाज एवं एजुकेशन सिस्टम में मुझे लगता है कि डिजिटल डिवाइड नहीं, मोटिवेशनल डिवाइड पैदा होने वाली है। इसलिए भविष्य उन्हीं विश्वविद्यालयों का होगा जो नए की खोज के लिए प्रेरित होकर विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सकेंगे, और अलग अलग विषयों के विद्यार्थी मिलकर उन आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारने में सफल होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साइंस, सोशल साइंस एवं आर्ट्स के बीच मौजूद बैरियर को समाप्त करने पर भी बल देती है। कई दशकों तक साइंस तथा ह्यूमैनिटीज़ के बीच जो बैरियर्स बने थे, इसको जितना जल्दी हम ख़त्म कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वही देश के लिए हितकारी होगा। शायद हम भूल गए थे कि कुछ नया इन्वेंट करने के लिए आइडियाज़ कहीं से भी आ सकती है। मैं एक छोटी बात कहना चाहूँगा। 1902 में न्यूयॉर्क में एक लोहे की पाइप बनाने वाली एक कंपनी बफेलो बोर्ज के पास सुबह सुबह 2 ग्राहक आए। पहले ग्राहक थे सेकेट विलियम प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे, और दूसरे ग्राहक थे मेडिसिन स्क्वायर थिएटर के मालिक। वह प्रिंटिंग प्रेस अमेरिका का पहला लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस था जो कलर मैगजीन निकालता था। प्रेस में हवा का जो मॉइस्चर थी, उसके कारण कलर जो है वो ख़राब हो जाता था। वो चाहते थे कोई ऐसी मशीन मिले जो एयर टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सके। थिएटर के मालिक ने गर्मी में जिस दिन नाटक होता था, उस दिन 4 टन बर्फ़ इस्तेमाल करना पड़ता था उसे, ताकि थिएटर ठंडा रहे। लेकिन उनकी समस्या थी कि उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती थी,
और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता था। बुफेलो फोर्ज के मालिक ने सभी फील्ड के लोगों से बात की, नए नए आइडियाज़ आए। कुछ लोगों ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस दिन से आग का इन्वेंशन हुआ है उसी दिन से इंसान एयर टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन आज तक नहीं कर पाया। बहुत दिन बाद सोच विचार करके उन्होंने अपने सिर से झंझट डालने के लिए एक बिजली के इंजीनियर विलिस कैरियर को बुलाया और ये काम उसे सौंप दिया। कैरियर ने तमाम लोगों से राय की, अपनी टीम में अलग अलग विधाओं के लोगों को शामिल किया, अनेकों प्रयोग किए और 1906 में वो अपने प्रयोग में सफल हो गया। वो एक्सपेरिमेंट आज सैकड़ों साल बाद हमारी ज़रूरत बन पाया है और शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जहां आज एसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं मानता हूँ इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम तथा मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ में भविष्य की नई स्ट्रेटजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जो विद्यार्थियों को रिसोर्स एवं रिसर्च के लिए आज़ादी देकर इनोवेशन की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर सकें, ऐसी प्रेरणा देगा। आज समय की आवश्यकता है कि हर एक स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज़ तथा इनोवेटिव थिंकिंग पैदा हो। उन्हें सिलेबस से हटकर क्रिएटिव स्किल्स की तरफ प्रेरित करना, मैं समझता हूँ आज प्राथमिक दायित्व है शिक्षण संस्थाओं का। मैंने पहले ही बताया, उस समय बहुत अच्छा लगा। G20 प्रेसिडेंसी के सेलिब्रेशन के दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के उस स्टूडेंट ने कोस्टल एरिया पर पॉलिसी में यूथ की भूमिका पर एक प्रश्न पूछा था। जम्मू कश्मीर में पिछले साल IIM अहमदाबाद का एक यंग स्टूडेंट भारतेंदु मेरे पास आया था, मिला था, 3 सप्ताह के लिए आया था, मुझसे मिलने आया और उसने इच्छा जाहिर की कि मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। मैंने उसे एक आइडिया दिया कि इस पर काम करो, जो संसाधन होंगे वो उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 महीने में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस को स्केल अप करने के लिए एक नई योजना यहाँ के एक विद्यार्थी ने, जिसका नाम भारतेंदु था, हौसला नाम से उसने बनाई और आज जम्मू कश्मीर सरकार की सबसे फ्लैगशिप योजना हौसला हो गई है। 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं उससे जुड़ी हैं। हेरिटेज बिल्डिंग के संरक्षण पर भी कुछ नौजवान हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। कुशागर आनंद नाम है उस बच्चे का। फिल्म पॉलिसी पर भी हमने एक विद्यार्थी को ही लगाया कि हमारी फिल्म पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। श्रीनगर और जम्मू स्मार्ट सिटी के काम में भी एक LG फेलोशिप हमने शुरू की है। IIT और IIM के पढ़े हुए बच्चों का, IIT मैंने IIT नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज कोई भी हो, लेकिन अब उसमें सिफारिश नहीं चलती है, क्योंकि चिट्ठियां मेरे पास बहुत आती हैं, इंटरव्यू के एक दिन पहले सब फाड़ देता हूं। तो ये इन बच्चों ने जिस तरह से बदलाव लाया है, मैं समझता हूं कि रूपांतरण की प्रक्रिया इस देश में प्रारंभ हो गई है और रूपांतरण ये नौजवान ही कर सकता है, यंग माइंड ही कर सकता है। युवा पीढ़ी की सोच भी अब वैश्विक हो गई। अब जब हम पढ़ते थे तो हम अपने परिवार के बारे में सोचते थे। आज एक बदल आई है और ये बदल बहुत बड़ी बदल है। परिवार से गांव, गांव से प्रदेश, प्रदेश से देश। पिछले 8 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं, कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है और ख़ास तौर से देशवासियों में जिस तरह से राष्ट्र प्रेम की भावना या देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा पैदा हुआ है, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है। और मैं स्टूडेंट्स क्रिएटिव नेटवर्क से उनका अलाइनमेंट और नए काम करने की दिशा में सोचें, संकल्प के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ खड़े हों। आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए हमें विद्यार्थियों में इंडिपेंडेंट थिंकिंग, उनके इंडिविजुअल ग्रोथ को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। बापू, सरदार पटेल
माननीय प्रधानमंत्री जी इस पवित्र मिट्टी में गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन प्रयासों पर काम कर रही है और मैं तो आपके ट्विटर हैंडल को देखकर समझ जाता हूँ किन किन नए आइडियाज़ पर यहाँ काम हो रहा है, किस प्रकार का संवाद यहाँ स्थापित किया जा रहा है। अनवरत त्याग, अनवरत संघर्ष, अनवरत तपस्या ही सफलता के दरवाजे खोलती है। महामना के अनवरत तपस्या को देखकर कभी गांधी जी ने कहा था कि प्रारंभिक यौवन से लेकर परिपक्व बुढ़ापे तक महामना के परिश्रम ने उन्हें अमर बना दिया है। गांधी जी महामना को अपना बड़ा भाई तथा अपने विवेक का रक्षक और अपना कॉन्शियंस कीपर मानते थे और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी। उनके जीवन से प्रेरित होकर हम राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें। भारतवर्ष की प्रगति में मैं आप सभी के प्रयासों की सराहना करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। महामना कहते थे कि राष्ट्र निर्माण में डेवलपमेंट की अभिलाषा इतनी बढ़नी चाहिए कि वो एक प्रकार से लत, एक प्रकार से एडिक्शन बन जाए। यही भावना गुजरात विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों अध्यापकों में हो, पूरे देश में हो। इसी एक कामना के साथ फिर से अपनी श्रद्धांजलि महामना को अर्पित करते हुए आप सबको हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।